Hello everyone, welcome back to our channel Bill Knowledge. I hope that you all are well. This is our third part of chapter third accounting principle. इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, अजम्पशंस और कई प्रिंसिपल डिस्कस किए। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आइए आज कुछ और प्रिंसिपल्स जानते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। फर्स्ट वन इज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल अपने नाम से ही जाना जाता है मैचिंग। मैचिंग ये कहना चाहता है जिस ईयर की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे हमने अपने अकाउंटिंग लाइफ को डिवाइड करके रखा है वन ईयर में, 12 मंथ में जो डिवाइड करके रखा है, उस 12 मंथ में, उस 1 ईयर में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसी ईयर के एक्सपेंसेस, उसी ईयर की रेवेन्यू वही हम रिकॉर्ड करें। जिस ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू वही रिकॉर्ड करें। अगर फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे कर दिया है, हमने रेंट 12 मंथ की जगह 13 मंथ का पे कर दिया है, मतलब नेक्स्ट ईयर 1 मंथ का भी ज़्यादा हमने पे कर दिया है, तो हम उसे वो हमारा एडवांस है, वो इस ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम उसे आगे ले जाएंगे, वो हम इस ईयर में एडजस्ट नहीं करेंगे, आगे ले जाएंगे। इस तरह ही अगर हमें 13 मंथ का कुछ रेंट रिसीव हो रहा है, एक मंथ जो हमें ज़्यादा रेंट रिसीव हुआ है इस ईयर से, वो हम आगे लेके जाएंगे, वो इस ईयर की इनकम नहीं कहलाएगी। तो ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है जो जिस ईयर का है, मतलब जिस पीरियड टाइम का है वही हम रिकॉर्ड करें। जो अकाउंटिंग पीरियड हम 1 ईयर की कर रहे हैं, उस ईयर में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं या रेवेन्यू हो रहे हैं वो हम उसी ईयर की शो करें। अगर नेक्स्ट ईयर क्या है तो हम उसे आगे ले जाएं। नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रूडेंस, जिसे कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रॉफिट इन एंटिसिपेशन मतलब जो होने, हमें लगता है कि होगा, लग रहा है कि होगा, ऐसा प्रॉफिट जो हमें लग रहा है कि आगे होगा, अभी हुआ नहीं है, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसे पहले से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब होगा हम तभी उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर लॉस होता है, अगर प्रॉफिट पहले से ही अगर हमने सोच रखा कि होगा और हमें वो रिकॉर्ड नहीं करना है, बट अगर लॉस लग रहा है कि हमें होने वाला है, एंटिसिपेशन मतलब होने वाला है, तो हम उससे पहले ही रिकॉर्ड कर देंगे। प्रॉफिट नहीं करेंगे लेकिन लॉस हम कर देंगे। यह अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें पहले से ही प्रिपेयर करता है कि आपको लग रहा है कि प्रॉफिट है, आप पहले ही प्रॉफिट शो कर दो, और अगर ना हो फ्यूचर में तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लगा कि हमें प्रॉफिट होगा 1 लाख का, और हमने पहले से ही शो कर दिया अपनी अकाउंटिंग बुक में, और एक्चुअल प्रॉफिट हमने देखा 2 लाख हो रहा है, और 1 लाख तो अभी तक हुआ ही नहीं, हमने पहले से ही दिखा दिया है। तो ये प्रॉफिट जो हमें दिखाया है वो हमारी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। लेकिन अगर लॉसेस हमें लगता है कि होने वाले हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रखता है, हम प्रोविजंस बनाते हैं, पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं कि अगर ये लॉस हुआ, फंड्स बनाते हैं, आप आगे और ज़्यादा पढ़ेंगे, फंड्स बनाते हैं कि अगर आगे हुआ तो आप उससे रिकवर कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमारे स्टॉक्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम उसे जो लॉस है वो शो करेंगे। अगर हमें प्रोविजंस बनाने हो तो हम वो प्रोविजंस बनाते हैं कि डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, बैड डेब्ट्स हो गए, उसके लिए प्रोविज़न बनाते हैं। लॉसेस को हम एडजस्ट कर लेते हैं पहले से ही, लेकिन प्रॉफिट्स को एडजस्ट नहीं करते। नेक्स्ट, कॉस्ट प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल ये कहता है, जिसे हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, जो असेट्स की वैल्यू है वही ओरिजिनल वैल्यू के साथ, जो वैल्यू है उसके साथ अगर कोई एक्वायर करने में उसे कोई खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हमने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी ली है, वो आई है 1,50,000, 1,15,000 के साथ साथ क्या हुआ, उस मशीन को लगाने में इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगा 20,000 के, तो उस मशीन की कॉस्ट हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 1,70,000। दोनों मिला के हम जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको अगर कुछ लगाने में, ले जाने में, आने में, वो भी हम इंक्लूड करेंगे उसकी कॉस्ट में। फिर उसी पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे जो 1,70,000 है। तो हम सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे अपनी एसेट्स में। ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है। नेक्स्ट वन इज डुअल एक्सेप्ट।
ड्यूअल एस्पेक्ट ये कहना चाहता है जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है वो दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। इसमें इक्वल अमाउंट आएगी, मतलब आपके जो भी इफेक्ट होंगे बिजनेस के, जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे वो दो साइड से इफेक्ट करेंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट साइड, और दोनों साइड अमाउंट इक्वल आएगी। भले ही वो अमाउंट ऐसे करके आए, सपोज कीजिए ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अगर यहाँ पे ऐसे आती है 4000 करके और 1000 करके, और इधर टोटल 5000 आती है, तो देखिए आप अमाउंट इस साइड भी 5000 है और इस साइड भी 5000 है, मतलब अमाउंट इक्वल आएगी। भले ही उसके पार्ट्स अलग अलग करके आए, लेकिन अमाउंट दोनों साइड जो इफेक्ट डालेगी वो इक्वल ही डालेगी। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मतलब जब रेवेन्यू हो, जब रियलाइज्ड हो, ऑब्जर्व हो, तभी हम रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है तो वो मुझसे कुछ परचेज करता है, तो मुझसे वो गुड्स लेके जाएगा और कैश लेके जाएगा, गुड्स लेके जाएगा और कैश लेके जाएगा, तो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको गुड्स प्रोवाइड करवाना, और वो उसके बदले वो कैश देगा। तो वो जो रेवेन्यू हुआ, वो जो मैंने गुड्स प्रोवाइड किया उसने कैश दिया, वो हुआ रेवेन्यू। मतलब वो उसी टाइम हुआ, कैश आया, गुड्स गए। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मुझे उससे गुड्स प्रोवाइड कराने हैं, वो उसके बदले मुझे कैश देगा। और फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आया, उसने कहा, उसने पहले ही पेमेंट दे दी, एडवांस पेमेंट दे दी किसी गुड्स की, और कहा कि वो गुड्स 15 दिन के बाद ले लेगा। तो अभी तक मेरा ये है कि मैंने अभी उसको गुड्स प्रोवाइड नहीं करवाए, मैं वो 15 दिन के बाद करवाऊंगी, भले वो एडवांस दे के गया हो, लेकिन वो जो रेवेन्यू है मेरा वो 15 दिन के बाद वाला कहलाएगा, ना कि अभी वाला। जो रेवेन्यू है अभी जो मैंने किया वो अभी का नहीं कहलाएगा, वो जब भी हम 20 दिन के बाद देते हैं तो वो तभी मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव और वेरीफाइड एविडेंस। हमारी जो अकाउंट होनी चाहिए वो बायस से फ्री होनी चाहिए, जो पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए, ऐसे मैनर में होनी चाहिए जो रियल पोजीशन है वही हम दिखाएं, ना ज़्यादा प्रॉफिट ना कम प्रॉफिट, जो है एक्चुअल पोजीशन वही दिखाएं। और एविडेंस भी होनी चाहिए उसके साथ साथ। एविडेंस कैसे? फॉर एग्जांपल जो हम कहते हैं कि हम बिल पे इतना कहते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन के लिए भी एक प्रूफ है एविडेंस, बिल, और एक कस्टमर के लिए भी एविडेंस है। जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है हमारे लिए यहाँ पता चला कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर वो उसका बिल है तो एक प्रूफ है कि हाँ एक्चुअली में ये हुआ है। तो हमारे अकाउंट्स का ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि एविडेंस प्रूव होना चाहिए, और पर्सनल बायस या बायस से फ्री होना चाहिए। जो अकाउंटेंट है, जो मेंटेन कर रहा है, वो बिल्कुल ऐसे मेंटेन करे कि उसमें कुछ भी गड़बड़ी ना हो, एक्चुअल पोजीशन आए। इसी के साथ हमारे प्रिंसिपल्स यहाँ फिनिश होते हैं, आपके 11 प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो होते हैं, लॉज होते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में कहें लॉ होते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। ऐसे स्टैंडर्ड्स, इनको लिखा गया है, पूरा बाकायदा लिखा गया है कि कौन से स्टैंडर्ड में कौन सी अकाउंटिंग का क्या रूल है, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी किए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत पड़े तो इसे चेंज भी किए जाते हैं। और ऐसे रूल जो सब यूज़ करें, यूनिफॉर्मिटी लेके आएँ, प्रैक्टिकली यूज़ किए जाए, अकाउंटिंग जो आपकी बनाई जाए, स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये काफ़ी रहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट 11th क्लास के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ मीनिंग जानने की ज़रूरत है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके इतने डिटेल में नहीं आते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। If you like this video, then hit the like button and subscribe our channel for more updates. Thank you for watching this video.